दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। हिंदी का ये मॉडल पेपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे सिंपल भाषा में पूरा हल सहित पेपर लेकर आया हूँ जिसमें आप इसे पूरा हल करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल आसान शब्दों में ट्रिक के द्वारा आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना क्रमांक लिखना होगा और यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे आपका विषय कोड रहता है, यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड रहता है जो अपनी कॉपी में आपको यहाँ पे लिखना होगा। पूर्णांक आपका यहाँ पे 100 दिया गया है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे और निर्देश में यहाँ पे दो ही बातें लिखी गई हैं। पहली बात यह है कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा पेपर, और इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, एक खंड आ होगा और एक खंड आपका बा होगा, यानी खंड आ और खंड बा, या फिर खंड खा के नाम से होगा या फिर खंड खा के नाम से होगा। तो इस प्रकार से आपको दो खंड देखने को मिलेंगे। जो आपका खंड का होगा वो हिंदी रहेगा और जो खंड खा रहेगा उसमें संस्कृत पोर्शन रहेगा। तो चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। खंड का में यहाँ पे आपको गद्यांश से 5 क्वेश्चन और पद्यांश से 5 क्वेश्चन, यानी 5-5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, यानी 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे, खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है साहित्यालोचन, गोरा बादल की कथा, साहित्य लहरी या फिर पद्मावत। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें आपका हो जाएगा खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है, ये गोरा बादल की कथा हो जाएगी और ये जटमल के द्वारा लिखित है। ठीक है, यानी जो इसके रचयिता हैं वो कौन है? जटमल है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोरा बादल कथा किसने रचित किया, यानी किसने लिखा है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तिब्बत की यात्रा। तिब्बत की यात्रा के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राहुल सकृत्यान, या फिर नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे नंद दुलारे वाजपेयी। इसमें सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा राहुल सकृत्यान, जो है तिब्बत यात्रा के जो है लेखक माने जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है कौन सी रचना नाटक नहीं है? इसमें कौन सी रचना है जो नाटक नहीं है? तो आपको इसमें नाटक बताना है गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग, आन की मान, या फिर राजमुकुट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अपना अपना भाग इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रसिद्ध कहानी है और अपना अपना भाग लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। ठीक है, इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर अपना अपना भाग हो जाएगा। आगे है माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? माटी की जो मूर्ति हैं उसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनपुरी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो माटी की जो मूर्ति है इसके लेखक है रामवृक्ष बेनपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनपुरी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, नाटक या फिर उपन्यास। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका चिंतामणि है ये आपका हो जाएगा इसमें एक निबंध है। ठीक है, ये क्या है? एक निबंध है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रसिद्ध निबंध संग्रह माना जाता है। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न आता है। इसमें है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है लोकायतन के लिए मिला है, चिदंबरा के लिए, काला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है, या फिर यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्राम्या के लिए मिला है। तो उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो चिदंबरा के लिए मिला है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा चिदंबरा है, और ये सुमित्रानंद पंत ने जो है ये लिखा था। हिंदी की पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको मिला था सुमित्रानंद पंत को, चिदंबरा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है? आंसू, लहर, कमायनी, या फिर झरना। तो जो श्रद्धा मनु है ये आपका कमायनी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और कमायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है ये लिखित है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। ठीक है, आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की जो है रचना है बापू की प्रीत, पल्लव, अंधेरे में, या फिर राम की शक्ति पूजा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम की शक्ति पूजा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना मानी जाती है।
आगे यहाँ पे नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में जो है प्राप्त हुआ था। तो महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1976 में, 1980 में, 1982 में और 1985 में। उसमें सही जवाब का हो जाएगा 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये इनकी एक रचना थी यामा, ठीक है, इसके लिए इनको मिला था, यामा के लिए। ठीक है, आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है, इंदु पत्रिका के प्रकाशक हैं। इंदु पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका प्रसाद गुप्त, या फिर एक ऑप्शन दिया है नीचे बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका प्रसाद गुप्त, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 अंक आपको यहाँ से मिलते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होता है गद्यांश और पद्यांश वाला। इसमें बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा के इसको अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है गद्यांश दिया गया है और यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा करके नीचे भी यहाँ दे रहता है, इसके भी 5 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है, यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, इसमें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए राष्ट्र लिखा है, ठीक है, संस्कृति लिखा है, राष्ट्र संस्कृति, यहाँ पे कई सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, भूमि लिखा हुआ है। ये जो राष्ट्र संस्कृति भूमि शब्द है, ये इसका मतलब क्या है? ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो यहाँ से पहचान में आ जाता है किससे लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहले का आंसर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो है आपको इसके बारे में लिखना होगा। लिखना कैसे है आइए इसको देख लेते हैं। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख लिया है नीचे, तो आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे गद्यांश पर आधारित जो उत्तर है, सबसे पहले यहाँ पे संकेत के रूप में लिख लेंगे कि आपने जो शुरुआत में 2 लाइन लिखना है, जैसे कि 2 शब्द लिखना है राष्ट्र का तीसरा, फिर डॉट डॉट करके यहाँ पे लास्ट में 2-3 शब्द आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे ताकि पता चले आपने किसका आंसर दिया है। ठीक है, ये आपका पहला काम ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा पाठ का नाम, और फिर इसके बाद लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। तो जब आप इस पे सही करेंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ मिलेगा, लेखक का नाम सही करेंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा, यानी 2 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल चुका है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो रेखांकित यहाँ पे शब्द हैं, उस रेखांकित शब्द की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ से संस्कृति से लेकर आपका यहाँ तक व्याख्या करनी है। मान लीजिए अगर वो व्याख्या आपको नहीं आता तो कम से कम इतना तो आप हिंदी जो लिखा गया है उसे तो अपनी कॉपी में लिखेंगे ही, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग करना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे आप इसका व्याख्या करेंगे। इसमें लिखा है, व्याख्या हेडिंग डाल देंगे, इसमें लिखेंगे लेखक के अनुसार जिस प्रकार शरीर के बिना मस्तिष्क का कोई अस्तित्व नहीं है, मस्तिष्क के बिना शरीर जड़ है, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव समाज का कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृति ही मानव मनुष्य के विचारों, चेतना और विवेक का केंद्र है। यदि किसी राष्ट्र से उसकी संस्कृति को अलग कर दिया जाए तो वह राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग इसमें संस्कृति है। यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे तो जो ऊपर है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्र के तीसरा जो अंग है वो संस्कृति है। तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, छांट के लिखना है, 2 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा अंग आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन की श्वास और प्रश्वास क्या है। जैसे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है उसके जीवन का श्वास और प्रश्वास है। तो इस पे मनुष्य के युगों यहाँ से लेकर शुरुआत करेंगे और यहाँ तक पूरा जो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। सिंपल है, तो ये यहाँ से छांट कर लिखना आसान है, आराम से आप जो इसके बारे में है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है अगला है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो राष्ट्र की वृद्धि जो संभव है वो संस्कृति के विकास, अभ्युदय यानी उन्नति के द्वारा राष्ट्र का वृद्धि संभव है। इसका भी उत्तर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है वृद्धि संभव, यहाँ पे हो गया है। तो आप यहाँ से लेकर इतना पूरा यहाँ तक लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बढ़िया नंबर मिल जाएगा। यानी आपका ये 10 नंबर माइकल कोई काट नहीं सकता अगर सही तरीके से आप इसे पढ़ लिए हैं। ठीक है,
इसमें आपको एक अथवा करके देखने को मिल जाएगा, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। जैसे इसको भी देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसीलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति को समर्थन करते हैं। तो ये तो बात हो गई सेंटेंस की, कैसे लिखना है आइए जानते हैं। सबसे पहले ये किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो ये आपको समझना है। तो जब आपको कहीं भी किसी भी गद्यांश में भारतीय संस्कृति दिखाई दे, ठीक है, क्या दिखाई दे, भारतीय संस्कृति अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना वो किस चैप्टर से लिया गया है, वो प्रगति की मापदंड से लिया गया है, प्रगति की मापदंड, ठीक है। और इसे लिखा किसने है, इसे लिखा है जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। अब यहाँ पे जो है आपको पता चल गया कि गद्यांश का पाठ का जो है पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसका उत्तर लिख लिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश है, पाठ का नाम प्रगति की मापदंड हो जाएगा, लेखक का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के प्रति जो है किसे निष्ठा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड ढूंढना है कि किस संस्कृति के प्रति किसे निष्ठा है, तो ये आपका कीवर्ड हो जाएगा। आप इससे मिलता जुलता सेंटेंस ढूंढिए। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रति निष्ठा, तो यहाँ से जो है आपका काम हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले कुछ राजनीतिक दल हैं, तो आपका यहाँ तक आंसर हो जाएगा पहले वाला, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट है कि बीते युग की रूढ़ियों का समर्थन कौन करता है। तो इसको आ जाइए ऊपर, यहाँ पे देखिए कौन करता, आपको पता चल जाएगा कौन करता है। यहाँ पे देखिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथाशक्ति का समर्थन करते हैं, कौन करता है, भारतीय संस्कृति की समानता उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं, इसीलिए वो बीते युग की रूढ़ियों की जो है समर्थन करते हैं। कौन, ये राजनीतिक दल ही उसका समर्थन करते हैं। तो यहाँ से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे, समाज में प्रचलित किन किन कुरीतियों का उल्लेख किया गया है। समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी कुरीतियां हैं। तो देखिए यहाँ पे कुरीतियां देखिए लिखा है ना, जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना, ये सब क्या है, ये बुराइयां हैं। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, ठीक है, सिंपल है, कितना आसान है, 10 नंबर आराम से यहाँ से पा सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व स्वस्थ समाज का सूचक नहीं है। इसमें कौन सा तत्व जो है वो समाज का सूचक नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है सूचक नहीं है, बल्कि क्या है, रोग का लक्षण है। तो क्या है, यही सब जो कुरीतियां हैं ना, ये सब क्या है, एक तरह से रोग हैं, वही आपको लिख देना है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा, पद्यांश से संबंधित रहेगा, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। जैसे यहाँ पे पूछा कि लज्जशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, इस प्रकार से यहाँ पे आपको पद्यांश देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 5, जैसे कि पहले कविता का शीर्षक का नाम लिखना पड़ेगा और फिर कवि का नाम लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो अथवा करके यहाँ पे दिया गया है, अथवा करके भी यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं, जो आपको आए उसमें से दोनों में से एक आपको करना है और इसका क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आइए इसको जो है सिंपल भाषा में आज आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो पद्यांश आपका है वो पवन दूतिका से लिया गया है, यानी आपका जो शीर्षक हो जाएगा वो पवन दूतिका हो जाएगा और उसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लज्जाशीला महिला के लिए कवि ने क्या करने को कहा है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, कवि ने राधा ने पवन से कहा है, राधा ने पवन से कहा है, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को वेग से मत उड़ाना, ठीक है, उसे विकृत वासना मत होने देना और अपने शीतलता से उसकी थकान मिटा देना। मतलब जब हवा चले तो उस हवा से उसके वस्त्र ना उड़े बल्कि उसके थकान को आप मिटा देना, ठीक है, ये इसमें सेंटेंस हो जाएगा। अगला यहाँ पे है विकृत वासना का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें आप लिखेंगे विकृत वासना का अर्थ जिसके वस्त्र अस्त व्यस्त या उखड़ गए हों। यहाँ कवि का आशय महिला की शालीनता और मर्यादा की रक्षा करने से है, तो इसका भाव हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कवि ने किसकी मलनाताओं को मिटाने को कहा है। जो मलनाताएं हैं वो क्या होती हैं, उसको मिटाने को कहा गया है। तो देखिए कवि ने लज्जाशील पथिक महिला और थके हुए कृषक यानी किसान की स्त्री के मुरझाए हुए होंठ और कमल जैसे मुख की मलिनता यानी थकान को मिटाने को कहा है। यहाँ पे जो मलिनताओं है लिखा गया है वो मलिनता यानी थकान को मिटाने की बात कही जा रही है, ठीक है।
अगला है यहाँ पे रेखांकित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए, तो उसमें भाव में समझने का प्रयास करेंगे। राधा पवन को समझाती हैं कि यदि खेत में कोई थकी हुई किसान महिला दिखे तो उसे अपनी शीतलता से धीरे धीरे स्पर्श करना ताकि उसकी पूरी थकान दूर हो जाए, वह पुनः ऊर्जावान महसूस करे। यह राधा के लोक कल्याणकारी रूप में दर्शाता है। ठीक है, अथवा करके जो सेक्शन दिया गया है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये भी श्रद्धा मनु से लिया गया है। श्रद्धा मनु यानी कामायनी से, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जो है इसके कवि हो जाएंगे। और इसके बारे में यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कवि ने किससे बिल फैलने की बात कही है। बिल फैलने की बात कही है, तो उसमें कवि ने मनु से बोला है, क्या बोला है, मानवता की विल यानी फैलने की बात जो कही जा रही है वो श्रद्धा मनु के प्रेरित करती है कि सृष्टि के मूल रहस्य बने ताकि वो मानव वंश का विस्तार हो सके। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकार से ले सकते हैं। अगला है विश्व वन सौरभ से भर जाएं का भाव जो है वो आपको स्पष्ट करना है। उसमें देखिए इसका भाव ये है, जैसे फूल की खुशबू से पूरा उपवन महक उठता है, वैसे ही मनु और श्रद्धा के सुंदर कर्मों और उनके मिलन से उत्पन्न होने वाले संतति संतान यह संसार रूपी उपवन मानवता के सुगंध से भर जाता है या भर जाए। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शक्तिशाली और विजयी बनो का संदेश कहाँ गूंज रहा है, तो इसके बारे में लिखेंगे, यह संदेश संपूर्ण ब्रह्मांड यानी विश्व में जय गान के रूप में गूंज रहा है। क्वेश्चन अगला यहाँ पे कि विधाता का मंगल वरदान क्या है, तो विधाता का जो मंगल वरदान है वो इसका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। विधाता का मंगल वरदान यह है कि मनुष्य अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने, शक्तिशाली बने, जीवन के संघर्षों में विजयी होकर सृष्टि का विस्तार करे। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य निराश ना हो और बल्कि कर्मठ बने, अपना काम करे, मेहनत करे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका 5वां सेक्शन, इसमें आपका जीवन परिचय लेखक का पूछा जाएगा। 5 नंबर का जीवन परिचय आपका हो सकता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का दिमाग में रट लीजिए, 100% आपके पेपर में आएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहला वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अपने दिमाग में इसको रट लीजिए अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आता है अगला सेक्शन कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद का अपने दिमाग में रट लीजिए, 100% ये बार बार रिपीट हुआ है। 5 नंबर आपका हो सकता है अगर आप ये जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आती है कहानी है पंचलाइट की कहानी, जिसमें 5 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। 80 शब्दों में आपको लिखना है। अथवा करके दिया है ध्रुव यात्रा के प्रमुख जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण करना है, यहाँ पे भी आपको 5 अंक मिलेंगे। आइए इसका कहानी का थोड़ा सा यहाँ पे उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। पंचलाइट की कहानी की समीक्षा यहाँ पे किया गया है कहानी कला के आधार पर। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट एक बेहतरीन अंशकालिक कहानी है, पहला पॉइंट। दूसरा कथानायक, इसमें देखिए कथानायक में देखिए, कहानी ग्रामीण परिवेश में पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट खरीदने और उसे जलाने की समस्या इर्द गिर्द घूमती रहती है। पात्र एवं चरित्र में देखा जाए तो उसमें कौन कौन इसमें मुख्य पात्र हैं, तो गोधन और मुनरी मुख्य पात्र इसमें हैं। गोधन के माध्यम से ग्रामीण युवक की प्रतिभा और सामाजिक बंधनों को दिखाया गया है। संवाद और भाषा की बात करें तो उसमें अंशकालिक शब्द जैसे कि नेटट्यम मूरी का प्रयोग जो है कहानी जीवंत लाती है। ऐसे कुछ शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि कहानी यह संदेश देती है कि आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक रूढ़ियों को त्याग देना चाहिए। यह ग्रामीण मनोविज्ञान के सटीक चित्रण को दर्शाती है। ठीक है, अथवा करके यहाँ पे जो है आप यहाँ पे ध्रुव यात्रा के बारे में लिख सकते हैं। ध्रुव यात्रा के जो प्रमुख पात्र हैं वो राजा रिपुदमन बहादुर का चरित्र चित्रण है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ध्रुव यात्रा की कहानी नायक राजा रिपुदमन बहादुर हैं और उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। पहले दृढ़ निश्चय के बारे में बात कर लेते हैं, तो उसमें लिखेंगे वे ध्रुव के कठिन यात्रा पर विश्व भर में ख्याति प्राप्त है जो उनके साहस को दर्शाती है। प्रेम और कर्तव्य के बीच जो है द्वंद्व है, इन्हें इसका मतलब है कि वो उर्मिला से प्रेम करते हैं किंतु विवाह और सामाजिक संबंध के प्रति संशय में रहते हैं। प्रेम तो कर लिया लेकिन विवाह करने में थोड़ा डर रहे हैं भैया। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट देखिए भाविक और अंतर्मुखी। भाविक और अंतर्मुखी में लिखेंगे वो अपने मानसिक उलझनों से जूझते रहते हैं। उर्मिला
द्वारा विवाह से इनकार किए जाने से वह स्वयं अपराधी मानते हैं। आदर्शवादी देखिए, अंत में उर्मिला की प्रेरणा और अपनी शांति के लिए वह अपने आत्म बलिदान सुसाइड का मार्ग चुनकर अपनी प्रेम यात्रा को पूर्ण करते हैं। आदर्शवादी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आपका स्वपठित खंड काव्य से आपको अपने जिले के अनुसार जो है इसमें से कोई आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, आपके जिले का नाम लिखा होगा, उसी के अनुसार आप इसे तैयार कर लीजिए। 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब दोस्तों आता है यहाँ पे खंड खा में, जिसमें संस्कृत का पोर्शन रहेगा। इसमें 7 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें भी हिंदी की तरह गद्यांश और पद्यांश रहते हैं, आपको इसमें संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है संस्कृत, इसका जो है आपको अनुवाद करना होगा। 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए मिलेगा, 5 नंबर आपको अनुवाद के लिए मिलेगा। दोनों वर्क कर देते हैं तो 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आइए अथवा करके यहाँ पे दिया रहता है, दूसरा भी इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे संस्कृत का जो है यहाँ पे गद्यांश, जो गद्यांश दिया गया उसका संदर्भ और अनुवाद देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए संदर्भ लिखा गया है। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषा भाग में संकलित संस्कृत साहित्यस्य स्रष्टा, यानी संस्कृत भाषाएं महत्तम भी इसे कहते हैं, आप यही लिखेंगे संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से अवधृत यानी लिया गया है। ये तो बात हो गया इसका संदर्भ का। अब हिंदी में अनुवाद देखिए, पहला वाला जो यहाँ पे लिखा गया है इसका अनुवाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ हिंदी में। ये जो लिखा गया है ना, यहाँ सेंटेंस लिखा है संस्कृत में, इसका अनुवाद जो है यहाँ पे नीचे जो है देखने को मिल जाएगा। आइए इसे सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। संस्कृत का साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में ललित यानी सुंदरता भाव को बोध कराने के अद्वितीय सामर्थ्य और सुनने में मधुरता है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृति साहित्य देता है वैसे कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूल मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, वैसे अन्यत्र नहीं है। दया, दान, पवित्र, उदारता, इस ईर्ष्या न करना, क्षमा और अनेक गुणों इस साहित्य के अध्ययन मन उत्पन्न होते हैं। तो भैया ये इसका हिंदी में अनुवाद है। और यहाँ पे दूसरा वाला जो अनुवाद है, दूसरा वाला देख लीजिए। यहाँ पे पहले संदर्भ में है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित मना मालवीय शीर्षक से अवधृत है यानी लिया गया है। हिंदी में जो अनुवाद है उसको यहाँ पे आप देख लीजिए। हिंदी में अनुवाद, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषा पर इनका मदन मोहन मालवीय जी का सम्मान यानी समान अधिकार था। हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न की। क्या बात है, कितनी बढ़िया सेंटेंस लिखी गई है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए हैं। शिक्षा से ही देश समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में जो है बहुत धन दिया। इससे निर्मित विशाल विश्वविद्यालय भारतीय दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश प्रति मूर्ति के समान सुशोभित हो रही है। तो इस प्रकार से भैया इसका हो गया हिंदी में अनुवाद। इसके बाद आता है यहाँ पे श्लोक वाले पोर्शन, इसमें भी आपका संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। इसमें भी आपको 7 नंबर मिलेगा। इस यहाँ पे अनुवाद जो है वो छोटा रहेगा लेकिन 7 नंबर तब भी आपको मिलेगा। पहला यहाँ पे देखिए, पहला जो संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भाग में संकलित नरपति दिलीप यानी राजा दिलीप के शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है ये आपका पहला वाला है, ठीक है। और इसका जो अनुवाद है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अनुवाद में लिखेंगे, राजा दिलीप ज्ञान से संपन्न होने पर मौन रहते थे, वे अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करते थे। शक्ति होने पर भी उनमें क्षमा का भाव होता था और दान देने की भी उनमें उत्तम प्रशंसा अभाव यानी अहंकार न होना वो देखने को मिलता था। उनके ये गुण ज्ञान, शक्ति और दान परस्पर विरोधी गुणों जैसे मौन, क्षमा और अनासक्ति के साथ जुड़े होने के कारण ऐसे प्रतीत होते थे मानो वह गुण के साथ साथ पैदा हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात राजा दिलीप के बारे में यहाँ पे कही गई है, इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा वाला जो आपका पॉइंट है वो दूसरा वाला आप यहाँ पे देख पाएंगे।
दूसरा वाला यहाँ पे संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भाग में संकलित नरपति दिलीप शीर्षक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे कि प्रजा को विनयशील शिक्षित बनने, उनकी रक्षा करने, उनका भरण पोषण करने के कारण राजा दिलीप ही वास्तव में उनके पिता थे। उन प्रजाजनों के वास्तविक जैविक माता पिता जो केवल उनके जन्म के ही कारण मात्र थे। भावार्थ में लिख सकते हैं कि राजा दिलीप अपनी प्रजा को ध्यान एक पिता की भांति रखते थे, इसलिए प्रजा उन्हें अपना सच्चा संरक्षक और पिता मानती थी। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है आपका 2 प्रश्नों का उत्तर देना है संस्कृत में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है, एक छोटा सा चेंजिंग। जैसे यहाँ पे लिखा है कस साहित्यम सरसम मधुरम चास्ति, तो ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे सेंटेंस। यहाँ पे जो कस लिखा गया है ना, बस यही आपका चेंज रहेगा, बाकी यहाँ से आपका ये पूरा रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए जो रेड कलर में लिखा है यही आपका हट जाएगा और इसकी जगह पे संस्कृत से हो जाएगा साहित्यम सरसम मधुरम चास्ति हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट है कि मैत्रेय कस्य पत्नी आसीत, तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो कस्य है ना, ये कस्य इसमें से हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैत्रेय कस्य जो है पत्नी आसीत, तो इसमें जो होगा यज्ञ वलकस्या पत्नी आसीत। तो इस प्रकार से वह कितना कठिन शब्द है लिखा गया है, याज्ञा वलकस्या पत्नी आसीत, ये आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा, मान लेते हैं एक बार के लिए आपको नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, देसी जुगाड़ लगा लेते हैं यहाँ से। संस्कृत का जो ये यहाँ पे दिया गया है ना भैया, यहाँ पे संस्कृत दिखा देते हैं पहले आपको, जो दिया गया है ना, इसी में से कोई हार्ड संस्कृत का वर्ड उठा लीजिए। जैसे ये दिया गया है यहाँ पे, ऐसे करके जो है इस प्रकार से एक सेंटेंस उठा के वहीं जाके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे उठाइए और ले जाकर यहाँ पे लाके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जब आपको नहीं आएगा तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे किम है तो किम की जगह लाके पेस्ट कर दीजिए, कथम है कथम के ये क्वेश्चन मार्क है, ये कस्यम ये कस जो है ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उसी जगह पे लाके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वहीं पे मतलब लिख दीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ये देसी जुगाड़ है। ठीक है, पास हो जाएंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इस प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं व्याकरण वाले पोर्शन पर। 10 नंबर का व्याकरण पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करुण रस शांत रस के लक्षण के साथ उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे उदाहरण आपको बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, समझाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पूछा गया। तो आइए देखते हैं करुण रस के बारे में। यहाँ पे लिखा है दोस्तों करुण रस। यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, जहाँ दुख या शोक प्रकट हो वहाँ करुण रस होता है। इसका अस्थाई भाव शोक होता है। तो पहला अस्थाई भाव शोक, ये आप तो लिखेंगे जरूर क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद जो है इसकी परिभाषा आप यहाँ पे लिख देंगे। उदाहरण में देखिए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इस प्रकार से भैया ये सबको याद रहता है, इसलिए सिंपल तरीका लिखा गया है। यहाँ पे आप इसे लिख देना, कसम से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, ये है देशभक्ति के साथ करुणा का भाव जगाता है और याद करने में बहुत आसान, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा आपका उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें से एक ही लिखा है, यहाँ पे एक ही लिखा गया है, केवल करुण रस लिखा है। आप शांत रस एक बार देख लेना। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे अलंकार वाले पे। तो अलंकार में देखिए कैसे लिखेंगे। इसमें परिभाषा में देखिए, जहाँ एक चीज़ की तुलना दूसरे चीज़ से की जाए तो उसे कहते हैं जो है आपका कौन सा, उपमा अलंकार। जैसे यहाँ पे सा है, सी है, से है, ये उपमा अलंकार होता है। जैसे कि कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पे जो सा सेंटेंस आया है वही आपका चेंज कर रहा है। तो हाथ कमल के समान कोमल है, तो सा जो शब्द है, सा से पहचान हो जाएगी कि जो है ये आपका उपमा अलंकार है। आइए देखते हैं फिल्मी स्टाइल में चांद सा रोशन चेहरा। तो इस प्रकार से आपने गाना सुना होगा चांद सा रोशन चेहरा। तो ये जो आपका सा शब्द आया, इससे पता चल जाता है कि उपमा अलंकार है। आगे है नेक्स्ट है कि आपका छंद आता है। छंद में चौपाई छंद है। इसमें 4 लाइन वाला छंद होता है और हर लाइन में 16-16 मात्राएं होती है। इसमें सिंपल उदाहरण है, जय ज्ञान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हों को जागर। तो आप बढ़िया से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है सबसे भारी भरकम वाला
पार्ट निबंध वाला भैया। निबंध आपको लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका सेंटेंस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है, बना बना के लिखना पड़ता है। तो 9 नंबर आपका हो सकता है। निबंध में देख लीजिए, जैसे विकासशील समाज के लिए इंटरनेट की उपयोगिता क्या है, नारी सशक्तिकरण के बारे में, जातिवाद की समस्या कारण निवारण, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष, इस प्रकार से निबंध ये पूछे गए हैं। 2025 में ही पूछा गया है भैया, ठीक है, इसलिए यहाँ बता दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा है, पूछा कि पवित्रम का संविच्छेद क्या है। तो यहाँ पे देखिए पवित्रम का संविच्छेद जो है पहला आ दिया है पो धन इत्रम, ठीक है, नीचे देखिए 3 दिया गया है, यहाँ पे प्लस लगाए नहीं भाई, मिस्टेक हो गया है, ये पो धन त्रम हो जाएगा, पो धन त्रम हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, या पौ धन इत्रम हो जाएगा, पा धन इत्रम हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पो धन इत्रम, ठीक है, पो धन इत्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पो धन इत्रम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगला है कि हरे अव का संधि विच्छेद क्या है। हरे अव का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पे देख पाएंगे हरे अव का जो संधि विच्छेद है वो आपका हर धन अव हो जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस नहीं लगा है, ये हरे हरे धन अव हो जाएगा, या फिर हरा धन वा हो जाएगा, या फिर हरा धन आव हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, कौन सा, हरे हरे धन अव हो जाएगा, ठीक है, हरे धन आपका यहाँ पे अव हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में ये प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस नहीं लगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोग्धा का संधि विच्छेद करना है। तो दोग्धा का संधि विच्छेद, यहाँ भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ बीच में प्लस लगाया ही नहीं यार, क्या भाई साहब, यहाँ पे जो है बीच में यहाँ प्लस लगेगा। तो इसका राइट आंसर उससे मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा, डी वाला, ठीक है, दोग, यहाँ पे दोग धन धा हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ खा वाला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। यहाँ पे एक पद का जो है आपको विग्रह करना है और फिर उसका समास का नाम लिखना है। जैसे प्रतिदिनम है, गदहास्त है, दशनन है, तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में लिखना है। तो पहला वाला देखिए यहाँ पे प्रतिदिनम है, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका समास विग्रह जो हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा दिनम, ठीक है, दिनम, ऐसे दिनम, ठीक है, ऊपर यहाँ अंक बिंदी लगेगा, दिनम दिनम प्रति हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति हो जाएगा, और समास का नाम हो जाएगा इसमें अव्ययी भाव समास, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर इसके बाद गदहास्ता है, तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गदा, लिखेंगे गदा, ठीक है, फिर हंसते हंसते, ऐसे गदा हंसते हंसते यस हो जाएगा, हंसते यस सा हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इतना। फिर इसके बाद कौन सा समास, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशनन में देखिए, दशनन में जो है आप यहाँ पे लिखेंगे दस आनन, ठीक है, दस आनन, ऐसे करके दस आननी, इस प्रकार से यस सा हो जाएगा, यस यस सा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये कौन सा समास है, ये भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, उसमें से कोई आपको एक लिखना होगा, ठीक है। आगे आता है इसमें नेक्स्ट है कि 13 नंबर क्वेश्चन है, लघुत्व में प्रत्यय क्या है। लघुत्व में प्रत्यय बताना है, तो लघुत्व में आपका तर जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है किस शब्द में मतुप प्रत्यय है, किस शब्द में मतुप प्रत्यय है, तो धीमन जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है नेक्स्ट है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति और संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से जो है आपको इसका जो है आंसर बताना होगा। जैसे का वाला, आ वाला देखिए, भिक्षुकः पदेन खज्जा अस्ति, तो उसमें जो है आपका जो है इसमें विभक्ति तृतीय विभक्ति पदेन आएगा, इसमें जो विभक्ति आएगा वो तृतीय आ जाएगा, ठीक है, इसमें तृतीय विभक्ति आ जाएगा, तृतीय विभक्ति आ जाएगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति या संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पे एक पद का विभक्ति बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए भिक्षुकः पदेन खज्जा अस्ति, तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है ये पदेन जो है ये आपका तृतीय विभक्ति है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा तृतीय विभक्ति, और इसका नियम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से वाक्यों में से याना याना अंग विकारा, यानी अंग से विकार लक्षित होता है, इसमें कौन सा जो है वाक्य होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर देना है, इसमें कौन सा वाक्य होगा। तो इसमें आपका जो बा वाला है ये आपका इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर का आपका आता है पत्र लिखने के लिए। ये पत्र जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे कार्यालय पत्र पूछ लेगा, व्यक्तिगत पत्र पूछ लेगा या फिर व्यावसायिक पत्र पूछ लेगा। तीनों में से कोई एक पत्र आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको कार्यालय पत्र लिखना है तो कैसे लिखते हैं आइए डिटेल में आपको बता देते हैं इसके बारे में। कार्यालय पत्र यानी सरकारी शिकायत जो पत्र होते हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका प्रयोग अधिकारी, बैंक मैनेजर, प्रधानाचार्य के लिखने के लिए किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, ठीक है। ऐसे ही सेवा में अधिकारी पद का जो भी पद रहेगा, जैसे कि नगर आयुक्त या फिर कमिश्नर कोई अधिकारी रहेगा, उस पद का नाम, और जैसे कि नगर आयुक्त यहाँ पे दिया गया इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर पता लिखेंगे, जैसे कि नगर निगम दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, इस प्रकार से पता लिख देंगे। फिर विषय में जो है जो कौन सी बात है किसके लिए आप लिख रहे हैं तो आपका वहाँ पे पूछा जाएगा पेपर में, तो आप यहाँ विषय लिखेंगे, ठीक है। विषय लिखने के बाद फिर इसके बाद जो है जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो आपका लिखेंगे महोदय। ये सारी चीज इसमें कॉमन रहता है सब में, ठीक है। सबने निवेदन है कि आपकी समस्याएं पे लिखेंगे क्या समस्या है, ठीक। उस समस्या को लिखने के बाद अतः आपसे प्रार्थना है कि इसे जल्दी से ठीक करवाने का कष्ट करें, धन्यवाद, प्रार्थी या भावदीय लिख देंगे। आपका नाम में आभाषा लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत औपचारिक पत्र जो होते हैं ये माता पिता, भाई बहन, मित्र को लिखने के लिए होता है। अपना पता लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे दिनांक, जिस दिन पेपर रहेगा उसका दिनांक डाल देंगे। फिर सादर प्रणाम या प्रिय मित्र या भाई, ठीक है, मैं यहाँ सकुशल हूँ, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मुख्य बात में जो भी रहेगा आप यहाँ पे लिख देना। फिर इसके बाद जो है घरों में बड़ों का प्रणाम कहना और छोटे भाई का प्यार, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद आपका आज्ञाकारी या तुम्हारा मित्र इस प्रकार से लिख देना। ये आपका लेटर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे व्यवसायिक जो पत्र होते हैं वो व्यवसायिक पत्र में जैसे कि सामान मंगवाने या व्यापारिक पूछताछ के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सेवा में लिखेंगे, सेवा में मैनेजर या व्यवस्थापक का पद का नाम लिखेंगे। दुकान या कंपनी का नाम भी हो सकता है, किसी गीता प्रेस, जैसे गीता प्रेस वगैरह हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे विषय में सामान मंगवाने हेतु, जैसे कि पुस्तक में आप पुस्तक मंगवा रहे हैं तो पुस्तक में यहाँ पे आप लिखेंगे कि पुस्तक मंगवाने हेतु मैं प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। फिर इसमें लिखेंगे महोदय, हमें अपनी दुकान से सब कुछ जो है कुछ सामान यहाँ पे जैसे कि 10 किताबें मंगानी हैं, तो इस प्रकार से आप उसके बारे में लिखेंगे। फिर लास्ट में भवदीय, आपका नाम, यहाँ पे दिनांक हो जाएगा। ऐसे ही जो है यहाँ पे आप पत्र लिख सकते हैं। तो ये 3 टाइप के पत्र होते हैं, तीनों अलग अलग तरीके से होते हैं। बस शैली थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो आपको यहाँ पे 8 नंबर मिलेगा, 8 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए 9 नंबर आपका निबंध हो गया, ठीक है, और फिर इसके बाद 8 नंबर आपका पत्र हो गया, ठीक है। 10 नंबर का जीवन परिचय हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। फिर 10 नंबर का जो है आपका गद्यांश वाला हो गया, गद्यांश पद्यांश वाला 10 नंबर का। तो इतना अगर आप लिख लेते हैं बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा जो ज़्यादा नंबर वाले हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा नंबर आपको वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। कोई गड़बड़ी, कोई मिस्टेक हुआ होगा तो बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।